नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम 10वां पाठ कामचोर पढ़ने जा रहे हैं। इस कहानी में हास्य व्यंग्य के रूप में ये बताया गया है कि पहले तो माता पिता बच्चों को काम करने की आदत नहीं डालते और जब उन्हें नौकरों की आदत हो जाती है तो माता पिता को बुरा लगता है। फिर उनकी इच्छा ये होती है कि निठल्ले बच्चे कुछ काम करें। हम ऐसे में बच्चों का भी कसूर नहीं होता। वो चाहते हुए भी कार्यों को उल्टा सीधा ही करते हैं, क्योंकि उन्हें कार्य करने का ढंग सिखाया ही नहीं गया। बड़ी देर के वाद विवाद के बाद ये तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं? हिलकर पानी भी नहीं पीते। इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। कामचोर कहीं के। तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो और सारे दिन उधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। तो हमें सचमुच ही ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीने में आखिर खर्च क्या होता है? इसलिए हमने तुरंत हिल हिला करके पानी पीना शुरू कर दिया। अब हिलने में धक्के भी लग जाते हैं और हम किसी के दबेल तो थे नहीं, मतलब किसी से कमज़ोर तो थे नहीं, किसी के अंदर दबे हुए तो थे नहीं कि कोई धक्का दे और हम सह जाएं। तो लीजिए, पानी के मटकों के पास में घमासान युद्ध शुरू हो गया। सुराहियाँ, जिनका मुंह छोटा होता है और घड़े जैसी होती हैं, सुराहियाँ उधर लुढ़की, मटके इधर गए, कपड़े भीग गए सो अलग। अब माँ ने निश्चय किया ये भला काम करेंगे। तो पिताजी ने कहा कैसे नहीं करेंगे? देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज़ नहीं मिलेगा, समझे? ये लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो गए। हम काम करने को तैयार हैं, बस काम बताए जाएं। हमने दुहाई दी, रिक्वेस्ट की। बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए, उदाहरण के लिए, ये दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है। और भाई, मुफ्त में ये काम नहीं करवाए जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी, पैसे भी मिलेंगे। अब अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला, उनके भी उदाहरण दिए गए। मालिक को तनख्वाह मिलती है। अगर सब बच्चे मिल कर के पानी डालें तो अम्मा ने कहा खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी। फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर लग गए। एक दिन फर्शी दरी के ऊपर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों कोनों से पकड़ करके झटकना शुरू कर दिया। 2-4 ने लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। सारा घर धूल से अट गया। खांसते खांसते सब बेदम हो गए। सारी धूल जो दरी पर पड़ी थी वो फर्श पर थी, सबके सिरों के ऊपर जम गई, नाकों और आँखों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों को तुरंत आंगन से निकाला गया। वहाँ हम लोगों ने फ़ौरन झाड़ू देने का फैसला किया। अब झाड़ू क्योंकि एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत थे, इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उखड़ गए। जितनी सीखें जिसके हाथ पड़ी वो उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। अम्मा ने तो सिर पीट लिया, भाई ये बुजुर्ग है ना, काम करने दो तो इंसान काम करे। अब जरा जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम। असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए था। बस ये ख्याल आते ही तुरंत दरी के ऊपर पानी छिड़का गया। एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी और पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। अब सब आंगन से निकाले गए। तब तक ये तय हुआ कि पेड़ों को पानी दे दिया जाए। बस सारे घर की बाल्टियाँ, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियाँ लूट ली गई। जिन्हें ये चीज़ भी ना मिली तो वो डोंगे और कटोरे और गिलास लेकर के भागे। अब सब लोग नल के ऊपर टूट पड़े। यहाँ भी घमासान मची। क्या मजाल कि एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। ठूसम ठास, किसी की बाल्टी पर पतीला, पतीले पे लोटा, लोटे पे भगोना, भगोने पे डोंगे। पहले तो धक्के चले, फिर कोहनियाँ चली, उसके बाद बर्तन। फ़ौरन बड़े भाइयों, बहनों और मामुओं और दमदार मौसियों और फूफियों की एक टीम, एक सेना कुमक भेजी गई और फौज मैदान में हथियार फेंक करके, पीठ दिखा करके भाग गई। हम सब वहाँ से भागे।
इस धींगा मुश्ती में, धक्का मुक्की में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफ़ी नहीं थी। पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से नहलवाए गए। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच ये सफाई का काम अपने बस की बात नहीं है, और ना पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है। कम से कम मुर्गियाँ ही बंद कर दी जाए। बस शाम से ही जो बांस छड़ी हाथ पड़ी लेकर के मुर्गियों को हाँकने लगे। चल दड़बे दड़बे, दड़बे यानी मुर्गियों को बंद करने का स्थान। पर साहब, मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। ऊट पटांग इधर उधर कूदने लगी। 2 मुर्गियां खीर के प्यालों से, जिन पर चांदी का वर्क आया यानी नौकरानी चांदी का वर्क लगा रही थी, दौड़ती फड़फड़ाती वहां से निकल गई। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि वो खीर के प्याले खाली हैं। वो सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे धुले हुए सिर के ऊपर लगी हुई है। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान पे कूद पड़ा और कत्थे और चूने में लिथड़े हुए पंजे लेकर के नानी अम्मा की सफ़ेद दूध जैसी चादर के ऊपर छापे मारता हुआ निकल गया। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मार करके भागी और सीधी जाकर के मोरी में इतनी तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हाथ मुंह धो रही थी। इधर सारी मुर्गियां बेनकेल ऊंट की तरह चारों तरफ दौड़ रही थी, एक भी दड़बे में जाने को राजी नहीं थी। इधर किसी को सूझी जो भेड़ें आई हैं, लगे हाथ उन्हें दाना ही खिला दिया जाए। अब दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप लेकर जो सबके ऊपर झपटी तो भाग करके जाना कठिन हो गया। बस लष्टम पुष्टम तख्तों पर चढ़ गई। पर भेड़ चाल तो मशहूर है, उनकी नज़र तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। अब पलंगों के फलांगती उनके ऊपर से कूदती, बर्तनों को इधर उधर लुढ़काती हुई चढ़ गई। अब तख्त के ऊपर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी, चंपा, सलमा, सितारे रख करके बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। अब भेड़ें बहुत निसंकोच सबको रौंदती और बैंगनों का छिड़काव करती हुई वहाँ से दौड़ गई। जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मन की सेना टैंक और बमबारों सहित उधर से छापा मार करके गुजर गई हो। जहाँ से सूप गुजरा, भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती गई। उधर हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढक कर के सो रही थी। उनके ऊपर जो भेड़ें दौड़ी तो न जाने वो सपनों में किन महलों की सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। इतने में भेड़ें सूप को भूल करके तरकारी वाले की टोकरी पर टूट पड़ी। वो दालान में मैदान पे बैठ करके, फर्श पे बैठ करके मटर की फलियां तोल तोल करके रसोइये को दे रही थी। वो अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान करके उठ खड़ी हुई। अब आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा ही होगा। बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हो। भेड़ को तो चोट ही नहीं लगती। बिल्कुल ये समझ कर कि आप उससे मजाक कर रहे हैं तो वो आप पर ही चढ़ बैठेगी। बस जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कढ़ाई में झोंक दी। इधर प्रलय मची हुई थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात को खाना ना मिलने की धमकी मिल चुकी हो। वे 4 भैंसों का दूध दोहने जुट गए। धुली बेधुली बाल्टी लेकर के 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। अब भैंस एकदम चारों पैरों को जोड़ करके जोर से उठी और बाल्टी को लात मार करके दूर जाकर खड़ी हो गई। तब तय ये हुआ कि भैंस की आगाड़ी पछाड़ी बांध दी जाए, उसके पैर बांध दिए जाएं, तब वो काबू में आ जाएगी और दूध धो लिया जाए। बस झूले की रस्सी उतार करके भैंस के पैर बांध दिए। पिछले 2 पैर तो चाचा जी की चारपाई के पायों के बांध दिए और अगले वाले 2 पैरों को बांधने की कोशिश जारी ही थी कि भैंस चौकन्नी हो गई। छूट कर जो भागी तो पहले चाचा जी समझ रहे थे शायद कोई सपना देख रहे हैं, पर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई, पानी उछल करके उनके सिर के ऊपर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंस गए हैं, साथ में भूचाल भी आया हुआ है। फिर जल्दी से उन्हें असली बात का समझ में पता चल गया। वो पलंग की दोनों पाटियां पकड़ करके बच्चों को खुला छोड़ देने वालों को भला बुरा सुनाने लगे। यहाँ बड़ा मज़ा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई के ऊपर बैठे हुए चाचा जी थे। ओहो, एक भूल हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। तीर निशाने पर बैठा
बछड़े की ममता में व्याकुल होकर के भैंस ने अपने खुरों के ऊपर ब्रेक लगा दिए। बछड़ा तत्काल जुट गया। अब दोहने वाले गिलास कटोरे लेकर के लपके, क्योंकि बाल्टी तो गोबर में जा गिरी थी। अब बछड़ा बागी हो गया, हटने को तैयार नहीं। कुछ दूध जमीन पर, कुछ कपड़ों पर, 2-4 धार गिलास कटोरे पर भी आई और बाकी सारा दूध बछड़ा पी गया। ये सब कुछ कुछ मिनटों के तीसरे चौथाई हिस्से में हुआ। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था कि जैसे सारे घर में मुर्गियां, भेड़ें, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियां बाग में हाँकी गई, मातम सा मनाते तरकारी वाली के आंसू पहुँचे गए। अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने की तैयारी करने लगी और कहने लगी कि या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे रख लो, नहीं तो मैं चली मायके। और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज़ को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। अब ये लीजिए, इन्हें इस करवट भी शांति नहीं। हम लोगों ने निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हिल कर के पानी कभी नहीं पिएंगे। पहला प्रश्न है, कहानी में मोटे मोटे किस काम के, ये किन के बारे में और क्यों कहा गया? यह घर के आलसी बच्चों के लिए कहा गया है, क्योंकि वे हर काम के लिए नौकरों पर आश्रित रहते हैं, स्वयं कुछ भी काम नहीं करते हैं। वे अपने माता पिता की निगाहों में खा पी करके मोटे हो रहे थे। दूसरा प्रश्न है, बच्चों के ऊधम मचाने के कारण घर की क्या दुर्दशा हुई? बच्चों के ऊधम मचाने के कारण घर में ऐसा लगने लगा कि तूफान आया हो। घर के बर्तन इधर उधर बिखरे हुए थे। सारे घर में मुर्गियां और भेड़ें खुलकर इधर उधर घूमने लगीं। घर में कीचड़ हो गया, जिसमें दरी सनकर के गीली हो गई थी और घर में पड़ी सब्जियों को भी भेड़ें खा गई थी। तीसरा प्रश्न है, या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, अम्मा ने कब कहा और इसका परिणाम क्या हुआ? यह अम्मा ने तब कहा जब बच्चों के द्वारा घर में ऊधम मचाने से भूचाल आ गया था। इसका परिणाम ये हुआ कि अम्मा अपना सामान बांधकर आगरा जाने को तैयार हो गई और अब्बा ने सभी बच्चों को कतार में खड़ा करके सख्त हिदायत दी कि यदि अब कोई घर का काम के हाथ लगाएगा तो उसको रात का खाना नहीं दिया जाएगा। चौथा प्रश्न है, कामचोर कहानी क्या संदेश देती है? कामचोर कहानी ये संदेश देती है कि माता पिता को चाहिए कि बच्चों में घर का काम करने की आदत डालनी चाहिए। उन्हें निठल्ला बैठाकर नौकरों पर आश्रित नहीं करना चाहिए। पांचवा प्रश्न है, क्या बच्चों ने ये उचित निर्णय लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी नहीं पिएंगे? तो उत्तर है, बच्चों द्वारा लिया गया यह निर्णय कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे किसी भी दृष्टि में उचित नहीं था। इससे उनमें कामचोरी की प्रवृत्ति बढ़ेगी, वे और आलसी होते चले जाएंगे और अंत में वे अपने परिवार और समाज के ऊपर बोझ बन जाएंगे। एक प्रश्न और है इसमें कहानी से आगे में, चौथा प्रश्न। कामचोर कहानी एकल परिवार की कहानी है या संयुक्त परिवार की? इन दोनों तरह के परिवारों में क्या क्या अंतर होते हैं? कामचोर कहानी संयुक्त परिवार की कहानी है क्योंकि इसमें माता पिता के अलावा बुआ, मौसी, चाचा आदि का जिक्र आया है। इन दोनों तरह के परिवारों में मुख्य रूप से यही अंतर होता है कि एकल परिवार में माता पिता व उनके बच्चे रहते हैं, जबकि संयुक्त परिवार में माता पिता और उनके बच्चों के अलावा दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई और उनके बच्चे बुआ सभी साथ में रहते हैं। एक और प्रश्न हम पढ़ सकते हैं इसमें, भैंस दूहने के लिए बच्चों ने क्या किया? भैंस दूहने के लिए बच्चों ने भैंस के आगे और पीछे के पैरों को बांधने का प्रयत्न किया। भैंस के पिछले 2 पैर
चाचा जी की चारपाई के पायों से बच्चों ने बांध दिए और उसके अगले 2 पैरों को बांधने की तैयारी में भैंस चौकन्नी हो गई और छूटकर भागने लगी। तो चाचा जी की चारपाई भी उसके साथ खिंचने लगी।